नमो नमः, सुप्रभातम। दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में हम समाहार द्विगु समास पर चर्चा करेंगे। द्विगु समास का सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु अर्थात दोस्तों जिसका जो प्रथम पद होता है या पूर्व पद होता है वह संख्यावाची हो तो वह समास क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद, पूर्व पद तो क्या हो? संख्यावाची हो तथा उत्तर पद संज्ञावाचक हो। संज्ञावाचक हो तो वह समास कौन सा कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। या यूँ कहे कि द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। यह समास प्राय समाहार मतलब समूह अर्थ में होता है। यह जो समास होता है वह प्राय समाहार या समूह अर्थ में होता है। अगला सूत्र है द्विगुरेकवचनम। क्या है? द्विगुरेकवचनम। समाहार द्विगु समास में बनने वाला समस्त पद नित्य रूप से एक वचन में होता है। क्या होता है दोस्तों? द्विगु समास का जो समाहार भेद है, जो समाहार द्विगु समास है, वह क्या होता है कि समस्त पद नित्य रूप से एक वचन में होता है। क्या होता है? एक वचन में होता है। अगला सूत्र है से नपुंसकम। से नपुंसकम सूत्र कहता है समाहार अर्थ में जो द्विगु समास है वह नित्य रूप से नपुंसकलिंग में होता है। समाहार अर्थ में जो द्विगु समास होता है वह नित्य रूप से नपुंसकलिंग होता है। क्या होता है? नपुंसकलिंग होता है। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र कहता है ह्रस्व माने ह्रस्व होता है, नपुंसके प्रातिपदिकस्य माने प्रातिपदिक शब्द को नपुंसकलिंग में होने के कारण, नपुंसकलिंग में होने के कारण समस्त पद के अंत में स्थित जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ क्या है? स्वर, उसको क्या होता है? ह्रस्व होता है। क्या होता है? ह्रस्व आदेश हो जाता है। नपुंसकलिंग में होने के कारण समस्त पद के अंत में स्थित दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। अगला सूत्र है पात्राद्यन्तस्य। पात्राद्यन्तस्य सूत्र कहता है यदि समाहार द्विगु समास के अंत में, समाहार द्विगु समास के अंत में पात्रादि शब्द, पात्रादि शब्द कौन कौन से हैं? पात्रादि शब्द हैं पात्र, युग, भुवन, लवण, मूल और तंत्र। ये पात्र आदि शब्द हैं। आदि में पात्र शब्द है इसलिए इन्हें पात्रादि शब्द कहा गया है। पात्र, युग, भुवन, लवण, मूल और तंत्र ये हो तो समस्त पद स्त्रीलिंग में न होकर नपुंसकलिंग में होगा। मतलब यदि पात्र, युग, भुवन, लवण और मूल मंत्र ये तंत्र ये शब्द अगर आपको मिलते हैं तो क्या होगा? नपुंसकलिंग होगा। किसका? समस्त पद जो बनता है उसमें कौन सा लिंग होगा? नपुंसकलिंग होगा। जैसे उदाहरण है पंचानाम पात्राणाम समाहार। पंचानाम पात्राणाम समाहार। पंचन आम पात्र आम, यह इसका क्या है? अलौकिक विग्रह है। क्या है? अलौकिक विग्रह है। और यह है लौकिक विग्रह है। क्या है? लौकिक विग्रह है। लौकिक विग्रह में है पंचानाम पात्राणाम समाहार। यह लौकिक विग्रह है। पंचन आम
पात्र आम यह इसका एलोकी विग्रह है। समास होने के पश्चात विभक्तियों का लोप हो जाएगा, पंच पात्र बचेगा, पंचन और पात्र बचेगा, ने का लोप हो जाता है तो पंच पात्र शब्द बनता है, जिसमें सु आकर के सु का अम हो जाता है और क्या बनता है, पंच पात्रम। क्या बनता है, पंच पात्रम। तो रिट परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न इस प्रकार से होगा कि पंचपात्रम में कौन सा समास है, या पंचपात्रम का लोकी विग्रह पूछा जाएगा, पंचानाम पात्राणाम समाहार, या पंचानाम पात्राणाम समाहार बराबर क्या बनेगा, समस्त पद क्या बनेगा, पंचपात्री, पंचपात्रम और अन्य उदाहरण, अन्य ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको सही आंसर करना है पंचपात्रम। क्या करना है, पंचपात्रम। अगला उदाहरण है चतुर्णाम युगानाम समाहार। चतुर्णाम युगानाम समाहार, चतुर आम युग आम यह इसका एलोकी विग्रह है और समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा और चतुर्युग शब्द के प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लाएंगे और क्या बनेगा, चतुर्युगम। क्या बनेगा, चतुर्युगम। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार यह लोकी विग्रह है और इसका एलोकी विग्रह करें तो त्रि आम भुवन आम यह इसका एलोकी विग्रह है। समास होने के पश्चात, मतलब द्विगु समास होने के पश्चात, समाहार द्विगु समास होने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकीय सूत्र के द्वारा विभक्तियों का लोप हो जाएगा और त्रिभुवन बचेगा। त्रिभुवन से हम सुविभक्ति लेकर के आएंगे प्रथमा एक वचन में और सु को क्या कर देंगे, अम हो जाएगा सु का, और अम होकर क्या बनेगा, त्रिभुवनम। क्या बनेगा, त्रिभुवनम। तो त्रिभुवनम का लोकी विग्रह क्या होगा, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारे। एलोकी विग्रह क्या होगा, त्रिआम भुवन आम। और यदि त्रिभुवन में समास पूछा जाए तो क्या होगा समास दोस्तों, समाहार द्विगु समास। पंचानाम पात्राणाम समाहार तो पहले आपने पढ़ लिया है। अब उदाहरण है पंचानाम लवणानाम समाहार। समाहार अर्थ में ही है। पंचन आम लवण आम यह इसका एलोकी विग्रह है। समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा और पंच लवण बचेगा, ने का भी लोप हो जाता है और क्या बचता है, पंच लवण। और इससे सु लेकर के आएंगे और सु को क्या करेंगे, अम करेंगे और क्या बन जाएगा, पंच लवणम। क्या बन जाएगा, पंच लवणम। पंचानाम तंत्राणाम समाहार। पंचानाम तंत्राणाम समाहार, पंचन आम तंत्र आम यह इसका एलोकी विग्रह हो जाएगा। समास होने के पश्चात ने का भी लोप हो जाएगा और विभक्ति का लोप हो जाएगा और क्या बचेगा, पंचतंत्र। क्या बचेगा, पंचतंत्र। और इसका सु लेकर के आएंगे, इस पे प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात सु, और सु का क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा और क्या बनेगा, पंचपात्रम। क्या बनेगा, पंचपात्रम। दशानाम मूलानाम समाहार। दशन आम मूल आम एलोकी विग्रह और विभक्ति का लोप हो जाएगा, ने का लोप हो जाता है प्रातिपदिकांत होने के पश्चात और 10 मूल शब्द बचेगा। इससे हम सु लेकर के आएंगे और क्या बनेगा, सु का अम हो जाएगा और क्या बनेगा, दशमूलम। क्या बनेगा, दशमूलम। दशमूलम का लोकी विग्रह क्या होगा, दशानाम मूलानाम समाहार। और इसमें समास के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों इसमें समाहार द्विगु समास होता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है त्रयाणाम फलानाम समाहार। त्रयाणाम फलानाम समाहार। तो दोस्तों यहाँ पर भी त्रि प्लस आम और फल प्लस आम यह इसका एलोकी विग्रह होगा और एलोकी विग्रह होने के पश्चात समास होने के पश्चात यहाँ विभक्ति का क्या होता है, लोप हो जाता है और लोप होने के पश्चात त्रिफल शब्द बचेगा। त्रिफल शब्द से हम स्त्रीत्व विवक्षा में हम क्या करेंगे, टाप प्रत्यय करेंगे और टाप में से क्या बचता है, पे की हलंतम से इत संज्ञा हो जाती है और टे की चूटू से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से लोप हो जाता है और क्या बचता है, त्रिफल और आ बराबर क्या बचता है,
से वर्ण संज्ञा करेंगे और क्या हो जाएगा, त्रिफला। क्या हो जाएगा, त्रिफला हो जाएगा। और इससे हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सु लेकर के आएंगे और उसका लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, त्रिफला। क्या बनेगा, त्रिफला। अगला उदाहरण है त्रयाणाम अनेकानाम समाहारः। त्रयाणाम अनेकानाम समाहारः। त्रि, आम, अनेक और आम, यह इसका एलोकी विग्रह होगा। समास होने के पश्चात विभक्तियों का लोप हो जाता है और त्रि और अनेक, त्रि और क्या है, त्रि और अनेक, ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, यहाँ ए है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर यह हो जाएगा यण। और क्या बनेगा, त्रयनी। क्या बनेगा, त्रयनीक हो जाएगा। त्रयनीक शब्द से टाप प्रत्यय करेंगे, टाप में से पे के हलंत से संज्ञा हो जाएगी, टे की चुटू से हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा और आ बचेगा। और क्या हो जाएगा, के में जो ए है, के में जो ए है और टाप का जो आ है, दोनों मिलकर के आ, ए और आ मिलकर के आ दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ दीर्घ हो जाएगा और क्या बनेगा, त्रयनी का। क्या बनेगा, त्रयनी का। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। त्रि, आम, लोक, आम, यह इसका एलोकी विग्रह होगा। और समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा, त्रिलोक शब्द बचेगा। त्रिलोक शब्द को स्त्रीलिंग विवक्षा में गी प्रत्यय करेंगे और गी प्रत्यय में से क्या बचता है, पे की संज्ञा हलंतम से और गे की संज्ञा लशक तद्धिते से, लय से और के वर्ग की, तो के वर्ग में आता है तो लशक तद्धिते समास से गे की संज्ञा हो जाएगी और क्या बचेगा, ई बचेगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिलोकी बन जाएगा। त्रिलोकी से क्या होगा, सु लेकर के आएंगे और इसका लोप हो जाएगा और क्या बचेगा, त्रिलोकी। क्या बचेगा, त्रिलोकी। अगला उदाहरण है पंचानाम पाठानाम समाहारः। पंचानाम पाठानाम समाहारः। और क्या बनेगा, पंचपाठी। क्या बनेगा, पंचपाठी। पंचन, आम, पाठ और आम, यह इसका एलोकी विग्रह होगा। क्या होगा, पंच शब्द से क्या लिखेंगे, पंच, आम और पाठ, आम, एलोकी विग्रह। समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा और यह पंचन होगा शब्द, ध्यान रखना। शुरू में जो है पंचन, ठीक है, पंचन शब्द होता है, पंच शब्द नहीं होता है मूल रूप से। तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाएगा और क्या बचेगा, पंचन और पाठ, ने का भी लोप हो जाता है तो क्या बचता है, पंचपाठ। और पंचपाठ से स्त्रीलिंग विवक्षा में गी प्रत्यय करेंगे और क्या बनेगा, पंचपाठी। क्या बनेगा, पंचपाठी। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। इम्पोर्टेंट उदाहरण है अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आम विभक्ति है यहाँ पर भी, ठीक है। अष्टम शब्द से आम और अध्ययन शब्द से, अध्याय शब्द से आम, ठीक है। और दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, अष्टाध्याय। ए और ए मिल करके, ए, आ और ए मिल करके क्या हो जाएगा, अष्टन, अष्ट और अध्याय का जो ए है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ दीर्घ हो जाएगा और क्या बनेगा, अष्टाध्याय बनेगा। क्या बनेगा, अष्टाध्याय शब्द हो जाएगा और गीप करेंगे और अष्टाध्याय बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है पंचानाम वटानाम समाहारः। तो यहाँ पर भी पंचन, आम और वट, आम, यहाँ इसका एलोकी विग्रह होगा। क्या होगा, पंचन, आम, वट, आम और समास होकर के विभक्ति का लोप हो जाएगा, ने का लोप भी हो जाता है और पंच वट शब्द बचेगा
और पंचवट शब्द से गी प्रत्यय करेंगे और क्या बनेगा, पंचवटी। ठीक है, और पंचवटी में कौन सा समास है, समाहार द्विगु समास है। अगला उदाहरण है पंचानाम पूलानाम समाहार। पंचन आम पूल आम, यह इसका एलोकी विग्रह होगा और क्या बनेगा, पंचपूले, गी प्रत्यय करने पर बनेगा पंचपूले। दशानाम रथानाम समाहार। दशानाम रथानाम समाहार, यहाँ पर भी क्या बनेगा, दशरथी, क्या बनेगा, दशरथी। अगला उदाहरण है त्रयाणाम पदानाम समाहार। त्रयाणाम पदानाम समाहार, त्रिपाद, त्रि प्लस आम, पाद प्लस आम, और यहाँ बनेगा त्रिपाद शब्द से गी प्रत्यय करने पर त्रिपादी बनेगा, क्या बनेगा, त्रिपादी। पंचानाम कुमारीणाम समाहार, क्या बनेगा, पंचकुमारी, क्या बनेगा, पंचकुमारी। पंच शब्द से आम और कुमार शब्द से आम, और क्या बनेगा, पंचन आम और कुमारी नाम, मतलब कुमारी शब्द है, क्या है, पंचन आम कुमारी आम। एलो की विग्रह हो गया है और यहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाएगा और न का लोप हो जाता है, और पंचकुमारी क्या बनेगा, पंचकुमारी। और नपुंसकलिंग में क्या होता है, दीर्घ का ह्रस्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ का ह्रस्व हो जाएगा और क्या बनेगा, क्या बनेगा, पंचकुमारी, ह्रस्व ई वाली, ध्यान रखना है, इसमें ह्रस्व ई रहेगी। पंचानाम धेनुनाम समाहार। पंचन आम धेनु आम, यहाँ इसका एलो की विग्रह होगा और क्या बनेगा, पंचधेनु, ह्रस्व उ वाला ध्यान रखिए, पंचधेनु बनेगा। शतानाम अब्दानाम समाहार। शतानाम अब्दानाम समाहार, क्या बनेगा, शताब्दी, क्या बनेगा, शताब्दी। अगला सूत्र है वावंत, वावंतः स्त्रियाम इष्ट। वावंतः स्त्रियाम इष्ट। वावंतः स्त्रियाम इष्ट। यदि समाहार द्विगु समास के अंत में, यदि समाहार द्विगु समास के अंत में आकारांत और कैसा स्त्रीवाचक शब्द हो तो वह विकल्प से स्त्रीलिंग में होगा, क्या होगा, यदि समाहार द्विगु समास के अंत में क्या हो, आकारांत स्त्रीवाचक शब्द हो तो वह विकल्प से क्या होता है, स्त्रीलिंग में ही रहता है। अर्थात एक रूप स्त्रीलिंग में तथा एक रूप नपुंसकलिंग में बनेगा। ठीक है, क्या होगा, एक रूप तो स्त्रीलिंग में और एक नपुंसकलिंग में बनेगा। जैसे पंचानाम मालानाम समाहार। पंचन आम, माला आम, यह इसका एलो की विग्रह हो गया है और हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, लोप कर देंगे विभक्ति का। ठीक है, और क्या बनेगा, पंचमाला, क्या बनेगा, पंचमाला। और स्थित विवक्षा में क्या करेंगे, गी प्रत्यय करेंगे और गी प्रत्यय करने पर क्या हो जाएगा, पंचमाली। ठीक है, और दूसरा रूप बनेगा पंचमालम। तो ध्यान रखना है, यहाँ पंचानाम माला नाम समाहार, इसके दो रूप निष्पन्न होंगे, एक तो है पंचमाली और दूसरा है पंचमालम। ठीक है, पंचमाली और पंचमालम। सप्तानाम खट्वानाम समाहार। सप्तानाम खट्वानाम समाहार, यह एलो की विग्रह है और एलो की विग्रह की बात करें तो सप्तन आम खटवा आम, यह इसका एलो की विग्रह है और एलो की विग्रह करने के पश्चात समास होने के पश्चात दोनों विभक्तियों का लोप हो जाता है और न का भी लोप हो जाता है। तो सप्त खटवा ये मूल शब्द बचता है और इससे हम इस तृतीय विवक्षा में की प्रत्यय लेके आते हैं और गीप में से ई बचता है और फिर बनेगा सप्त खटवी। क्या बनेगा, सप्त खटवी बनेगा। और जहाँ पर दूसरा रूप ऐसे बनेगा सप्त खटवम, क्या बनेगा, सप्त
खट्वम बनेगा ह्रस्व होकर के। तो दोस्तों समाहार द्विगु समास का जो अपवाद है वह नदि विषय है। क्या है? नदि विषय। नदि विषय सूत्र अविभाव समास का सूत्र है और इसके उदाहरण है द्वियमनम पंचगंगम। ठीक है दोस्तों, ये कहता है कि नदीवाचक शब्द जो होते हैं उनका संख्यावाची शब्दों के साथ में क्या होता है? समास होता है। और वह कौन समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। द्वियमुनम और पंचगंगम। ठीक है, ये दोनों इसके उदाहरण है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।